कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पेपर में जाने से पहले ये सभी क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट करके जाएंगे। आपके व्याकरण के जो भी क्वेश्चन बनेंगे सभी कंप्लीट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे काव्य की परिभाषा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखना है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, याद रखिएगा। काव्य के भेद कितने होते हैं पूछ लिया तो लिख देंगे। काव्य के 2 भेद होते हैं, आपकी 10th में काव्य के 2 भेद दिए गए हैं, दृश्य और श्रव्य। तो दोनों को जानेंगे क्या होते हैं। दृश्य काव्य क्या होता है, जैसे देख कर जैसे देखते हैं और कानों से सुनते हैं वो दृश्य काव्य कहलाता है। जिसे मतलब दृश्य कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना, तो उसे दृश्य काव्य कहेंगे। श्रव्य यानी कि सुनना, तो सुनकर हम राष्ट्रवादन करते हैं, सुन करके आनंद लेते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है, इसमें अंतर लिखिए। तो यहाँ पे अंतर लिख देंगे, प्रबंध और मुक्तक में 2 अंतर दिए गए हैं, यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए सभी के। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य, आपको महाकाव्य के नाम, उनके रचनाकार के नाम भी सीख लेना है। देख सकते हैं महाकाव्य अनेक पात्र होते हैं, जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित रहती है, कम होती है। इस प्रकार से आप इनके कंप्लीट कर लेंगे। 3 महाकाव्यों के नाम लिख करके देखिए, मैं यही कह रहा था कि 3 महाकाव्यों के नाम आपको लिख करके उनके रचनाकारों के नाम आपको सामने याद कर लेना है। इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं महाकाव्य किसे कहते हैं, है ना, महाकाव्य किसे कहते हैं, आपको पूरा परिभाषा सहित यहाँ पे उदाहरण दिया गया है महाकाव्य का, रामचरितमानस, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। सुदामा चरित भी एक आप ऐड कर सकते हैं इसमें, सुदामा चरित नरोत्तम द्वारा रचित है। अगला देख सकते हैं रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के अंग कितने होते हैं, रस में प्रमुख 4 अंग होते हैं रस के। देख सकते हैं रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं, ये चारों आपको नाम दिए गए हैं। संख्या याद रखें कि रस के 4 अंग होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं, तो छंद के यहाँ पे मुख्यतः से 2 भेद होते हैं, बाकी ये उनके अंदर का है ना। तो अलंकार क्या है आपके, अलंकार से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, कौन कौन सी अलंकार आ रही हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार की शोभा, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अतिशयोक्ति क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित याद करके रख लेना है, क्योंकि पेपर में आपके अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और जो जो अलंकार आने हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आपकी त्रैमासिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी परिभाषा दी गई है और यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया गया है। अन्योक्ति की परिभाषा दी गई है और ये उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं मानवीकरण अलंकार कंप्लीट कर लेंगे। ये मानवीकरण पूरा दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं रस की परिभाषा, रस की परिभाषा यहाँ पर दी गई है आपको पूरी, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आंसर आपको दिया गया है। रस की परिभाषा, रस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, ये याद रखेंगे जरूर से कि रस में संचारी भावों की संख्या 33 होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सभी रस आते हैं, उनके स्थायी भाव सामने लिखे गए हैं, सभी को याद होने चाहिए। ये सभी रसों के आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए, सभी के सामने दिए गए हैं, याद रख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सभी रसों की परिभाषा समझ लेते हैं एक परिभाषा के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं कि हृदय के देह में रति नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, सीधी बात है। रति क्या कहलाता है, रति उसका स्थायी भाव श्रृंगार का। आप यहाँ पे स्थायी भाव चेंज करके अन्य रसों की परिभाषा बना सकते हैं, जैसा कि नोट में बताया गया है। देख सकते हैं श्रृंगार रस का उदाहरण दिया गया है, राम को रूप निहारित जानकी। यहाँ पे करुण रस का उदाहरण दिया गया है, राम राम कही राम कही राम राम कही राम। कहा बंदरिया न बंदरसी, हास्य रस का उदाहरण रहेगा, वीर रस का उदाहरण रहेगा। यहाँ पे सभी के उदाहरण मैंने आपको ये बता दिए हैं। रौद्र रस का उदाहरण रहेगा आपका, भयानक रहेगा, अद्भुत रहेगा। और वात्सल रस की परिभाषा रहेगी आपकी, हाँ। वात्सल रस की परिभाषा आपकी में अलग से दी गई है। वात्सल रस की परिभाषा जसोदा हरि पालने झोला में, जहाँ पे बच्चे की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है वहाँ पे वात्सल रस होता है, सीधी बात है ना। बच्चों की आनंदमय क्रीड़ाओं तथा बातों का वर्णन हो, बाल लीलाओं का वर्णन हो, सीधी बात। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ही यहाँ पे वात्सल रस है, सीधी बात है। जसोदा हरि पालने झोला में ये रहेगा आपका आंसर या उदाहरण, है ना। देख सकते हैं छंद में आपको ये सब याद नहीं रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण शायद। देख सकते हैं यहाँ पे चौपाई छंद की परिभाषा दी गई है आपको उदाहरण सहित। चौपाई छंद क्या होता है, चौपाई छंद एक सममात्रक छंद है। आपको इतना याद रखना चाहिए परिभाषा में कि चौपाई छंद जो है एक सममात्रक छंद है, उसमें 16 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में गुरु होता है, बस इतना याद रखिए। और आप देख सकते हैं कि चौपाई छंद का उदाहरण दिया गया है, रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई प्रवचन न जाए। यहाँ पे आंसर रहेगा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो दोहा छंद क्या होता है, रोला का बिल्कुल विपरीत होता है, विपरीत दोहा का रोला होता है, रोला का दोहा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 पहला और तीसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहले
और तीसरे चरण में यहाँ पे 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पे होती हैं 11-11 मात्राएं। तो इन्हें यहाँ पे याद रखेंगे। ये आपको दिया गया है, आप कोई भी दोहा ले सकते हैं, जैसे रहीम के दोहे, कबीर के, और यहाँ पे हनुमान चालीसा का दोहा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्योंकि ले सकते हैं क्योंकि दोहा है यहाँ पर रहेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ पे देख सकते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? वैसे तो नहीं पूछा जाता कि मुहावरा क्या है, लेकिन आपको मुहावरे के वाक्य में प्रयोग करना, मुहावरे के उदाहरण आने चाहिए। अंग टूटना, अंगारों पर पैर रखना, है ना। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ये रहेगा इंपॉर्टेंट आपका, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका रहेगा यहाँ पर 4-5 पॉइंट दिए गए हैं न, 3-4 तो कंप्लीट कर ही लेंगे, 3 कर ही लेंगे। निबंध की परिभाषा देख लेंगे आप। निबंध की परिभाषा दी गई है आपको 2 कवियों के अनुसार, यहाँ पे देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दी गई है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है ना। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं निबंध के 4 अंग होते हैं, निबंध के 4 प्रकार होते हैं, निबंध की लेखन की विशेषताएं लिखी हुई हैं, और यहाँ तक आपके सभी जो है पूरा व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है 10वीं कक्षा का। इसे आप कंप्लीट करने के बाद अच्छा एक स्कोर अपनी त्रैमासिक परीक्षा में करेंगे, तो मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।